हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा टॉर्चर टास्क। ये टॉर्चर टास्क जिसके बारे में प्रोमो तो बड़े अफलातूनी थे, लेकिन अगर आपने ये टॉर्चर टास्क देखी होगी तो आपको मजा नहीं आया होगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाला टॉर्चर आप पहले की सीजन में देख चुके हैं। और ये जो कल रात का टॉर्चर टास्क हुआ है, इसमें टॉर्चर टास्क कम या फिक्सिंग ज्यादा देखने को मिली है। जहां पर आपने देखा कि करणवीर को और अविनाश को ही ज्यादातर टॉर्चर किया गया, और इनके साथ साथ बग्गू बग्गू को भी थोड़ा बहुत टॉर्चर किया गया। और बग्गू जो है वो भी टाइम गॉड बनने का कंटेंडर बन चुका है। यानी कि अगर बग्गू के अंदाज में बात करूं तो बिग बॉस, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे बिग बॉस। बताइए, बग्गू भी टाइम गॉड बनने की रेस में आ चुका है। इससे ज्यादा बेइज्जती इस टॉर्चर टास्क की हो नहीं सकती। गजब बेइज्जती है। बताइए, वो टॉर्चर टास्क जिसके अंदर कंटेस्टेंट जो है वो भर भर के टॉर्चर करते हैं, लेकिन कल आपको उस तरह का टॉर्चर देखने को नहीं मिला। हाँ, बाहरी सेटिंग कह सकते हैं, फिक्सिंग कह सकते हैं, और रजत दलाल की लैंग्वेज में कहे तो समीकरण समीकरण। अब जिस तरह से रजत दलाल के समीकरण बैकफायर हो रहे हैं, अब जिस तरह से ये रजत दलाल जो कि बड़ा समीकरण समीकरण बनाता फिरता है, और सोशल मीडिया पर भाई उसके इन समीकरण को लोग जबरदस्त एक हाइप दे रहे हैं। मुझे भी कल एक कमेंट आया था कि भाई सोशल मीडिया पर हर कोई जो है रिव्यू करने वाला, वो रजत दलाल के समीकरण को एप्रिशिएट कर रहा है। डीएस के आपने तो रजत दलाल को इंपॉर्टेंस दी नहीं, तो मैं भाई सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग थोड़ी चलता हूँ। मेरे को भगवान ने अपनी खुद की आंखें दी है ना, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, और अपनी ही आंखों से मैंने ये देखा और समझा कि रजत दलाल के जो समीकरण हैं वो बुरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। सिर्फ वो नॉमिनेशन टास्क में सारा को ही सेव कर पाया, और जिस दिग्विजय को वो टाइम गॉड बनाना चाहता है उसे वो सेव नहीं कर पाया था नॉमिनेशन टास्क में। तो ये समीकरण को हाइप करने की जरूरत क्या है? और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूं, मैं अपनी खुद की आंखों से चीजें देखता हूं। और अपनी ही आंखों से मैंने भी देखा और आपने भी देखा कि ये रजत दलाल जो कोने कोने में सेटिंग कर रहा था कि दिग्विजय को कोई टॉर्चर मत करना, दिग्विजय को कोई टॉर्चर मत करना, या इतने सारे समीकरण बनाने के बाद भी दिग्विजय को वो टाइम गॉड बना पाया? जी नहीं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अविनाश मिश्रा जो है वो टाइम गॉड बन चुका है। और जिस तरह से कल का एपिसोड गया है, और एपिसोड के आखिरी हिस्से में ये जो चांडाल चौकड़ी जिनका ग्रुप अब बढ़ता चला जा रहा है, ये वापस से मतलब ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। और जो कि आपने प्रोमो भी देखा है कि वो विपिन डिसेना, जो कि टॉर्चर टास्क में सबसे पहले आई क्विट बोलकर बाहर हो जाता है, उसके हाथ में ये पावर कैसे आई कि वो करणवीर मेहरा को वापस से ऑलमोस्ट टाइम गॉड बनाए और पानी में धक्का दे करके रेस से बाहर कर दे? अब उसे ये अधिकार कैसे मिला, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन अपने लाडले यानी विवेन डिसेना के लिए मेकर्स कैसे पलक पावड़े बिछा चुके हैं, इसका आपको एक एग्जांपल कल फिर से देखने को मिला। जब बिग बॉस ने ये टॉर्चर टास्क अनाउंस करी थी, जेल का सेटअप वगैरह, हथकड़ी वगैरह के दीदार करवाए थे, तब बिग बॉस ने क्या बोला था कि रजत दलाल आपकी टाइम गॉड की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि आप अभी टाइम गॉड बने हैं तो अब आप इस टास्क में भाग नहीं ले सकते। लेकिन वो लाडला मेकर्स का जो कि पहले टाइम गॉड बन गया शिल्पा गामी की कृपा से, फिर दूसरी बार आपने खैरात में उसको टाइम गॉड बना दिया। कहने का मतलब है कि रजत दलाल आप एक बार टाइम गॉड बन चुके हैं, अब आप दूसरी बार नहीं बन सकते। लेकिन भाई लाडला जो कि दो दो बार टाइम गॉड बना, वो तीसरी बार भी टास्क में आ सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो कंटेस्टेंट हैं, जो बड़े समीकरण बनाते फिरते हैं, उनमें से किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिग बॉस को काउंटर करते, बट आपस में तो आप बातचीत कर ही सकते थे ना यार। रजत को मौका नहीं दिया, लाडले को तीसरी बार मौका दे दिया। हालांकि ये बात अलग है कि जो लाडला जो है वो सबसे पहले क्विट कर गया और उसके ऊपर किसी ने टॉर्चर भी नहीं करा। बट यहाँ पर बिग बॉस का जो बायस्ड अप्रोच है कि लाडला जो है वो बार बार टाइम गॉड बन सकता है, बट रजत दलाल आप एक बार बन गए तो अब आप यहाँ पर टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये गजब दोगलापन था बिग बॉस का, जिसे कि कंटेस्टेंट के साथ साथ बाहर जितने भी फैंस हैं उन सब ने भी सिरे से इग्नोर कर दिया होगा। खैर, हम बात कर रहे थे रजत दलाल को जिस तरह से सोशल मीडिया पर हाइप किया जा रहा है। जब वो बंदा सही गया था हमने उसे सही बोला, लेकिन यही रजत दलाल अब बहुत ज्यादा गलत जा रहा है। और क्यों जा रहा है ये मैं ट्विटर पर ऑलरेडी एक ट्वीट के माध्यम से शेयर कर चुका हूं, आपके सामने भी रख देता हूं। याद कीजिए, पिछले 2 वीक इसने रजत दलाल ने विवेन का वो बिस्तरा वगैरह पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके पहले क्या बोला था कि 5 थे पांडव, उनके बाप का नाम था पांडु, और फिलहाल इस घर का जो टाइम गॉड है उसे कहते हैं GANDU। तो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि रजत दलाल जो कि विवेन के अगेंस्ट मोर्चा खोल करके चल रहा था, बाहर तू झेल नहीं पाएगा, बाहर तू झेल नहीं पाएगा, एकदम धमकियां दी जा रही थी। और जिस रजत दलाल को विवेन डिसेना के फैंस कल तक अरे वो गाली देता है, वो गाली देता है, वो गाली देता है, उसका लो स्टैंडर्ड है, तो आप देखिए कि कैसे फैंस भी मतलब पहले भेड़ चाल की तरह पहले इधर
फिर उधर जैसे विवेन के फैंस के लिए कल तक रजत गलत था, वो गाली देने वाला था, अब भाई सब एक ग्रुप में आ गए हैं, तो भाई रजत दलाल उनके लिए दूध का धुला बन चुका है। और वो रजत दलाल के फैंस जो कि कल तक विवेन को कोसते थे पानी पीकर, अब उनके लिए भी विवेन और रजत दलाल का दोस्ताना, दोस्ताना तोड़े से न टूटेगा ये दोस्ताना। तो कितनी जल्दी एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, अल्फाज बदल गए, सब कुछ बदल गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एनीवेज अब आ जाते हैं एपिसोड की शुरुआत के ऊपर। तो डे नंबर है 46 और एंथम वेंथम बजता है, तो हम देखते हैं कि सस्ती हीरा मंडी के अंदर सस्ती मुजरा करने वाली है, जो कि एक दिन पहले मेकअप वगैरह में काफी क्लासी लग रही थी, लेकिन बगैर मेकअप के ऐसा लग रहा था कि मतलब दूर से देखा तो श्रीदेवी जो है वो नहा रही थी, पास जाकर के देखा तो भैंसिया जो है वो पूंछ हिला रही थी। अब ये ईडन गार्डन की रोज, यामिनी और ये अदिति मिस्त्री जैसे ही इन्होंने मेकअप उतारा, भाई साहब ओ मोरी मैया झुका देख लो। स्पेशली ईडन के बारे में बात करें, ईडन गार्डन की रोज के बारे में आई थी बड़ी क्लासी भाई। मतलब जिस तरह से ये अविनाश से आर्ग्यूमेंट कर रही थी और थोड़ा अंधेरा था, तो भले ही ये होगी मतलब सस्ती हीरा मंडी वाली, लेकिन एक्चुअली में वहां पर वो ग्रैंड रोड छाप मटेरियल दिखाई दे रही थी। और इसने क्या बोला था इसको, अविनाश को, कि डोरा द एक्सप्लोरर। वैसे ये जो डोरा द एक्सप्लोरर है, इसी के ऊपर ज्यादातर टॉर्चर भी हुआ है। और हाँ, एक चीज जो कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, ये पॉइंट मुझे कल भी हाईलाइट करना था लेकिन मैं फ्लो में भूल गया। जिस तरह से ये जो 3 वाइल्ड कार्ड्स आई हैं, इनकी एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, इन्होंने पूरा प्लास्टिक करवा रखा है, ये इस तरह की बात है। पीठ पीछे चुगलखोर जो ग्रुप है, वो उसकी जो मुखिया है ईशा और एलिस, ये चुगलियां कर रहे थे। अब देखना होगा कि वीकेंड का वार में सलमान खान इस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे या नहीं करेंगे। अब जस्ट बिकॉज कि वो लाडले ग्रुप में है, तो वो पीठ पीछे करण को बुड्ढा बोलते थे, टकरा बोलते थे, मुंह पर भी बोला है वैसे तो कई बार अविनाश ने, लेकिन एलिस और ईशा पीठ पीछे कैसी बिलो द बेल्ट वाली बातें करते हैं, लेकिन उनकी चुगलियां अब तक हाईलाइट नहीं करी गई। इन लोगों की ये जो चुगलियां हैं ना, पिछले वीकेंड वो चुगली टास्क थी वहां पर हाईलाइट की गई, और ना ही कभी कोई क्लिप वगैरह घर वालों को दिखाई गई। तो मैं देखना चाहूंगा कि वीकेंड का बार में सलमान खान ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे या नहीं हाईलाइट करेंगे। इवन सेम गोज टू विवेन डिसेना, जो कभी बोलता है कि मैं तो 2-3 बार मिला था करण से, फिर कल रात के एपिसोड में कहता कि 12 साल से उसको जानता हूँ, उसका जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तब वो चुप रहता है, कॉन्फिडेंस उसका बॉटम पर चला जाता है तो वो फफला जाता है, जो कि आपने कल देखा। वो गंदगी और ड्यूटी के ऊपर करण और इसका आर्गुमेंट होता है। देखा जाए तो करणवीर मेहरा ने कल कोई पॉइंट गलत नहीं उठाए थे, उसने पॉइंट सही ही उठाए थे कि भाई साहब तुम टाइम गॉड थे, तब तुमने कोई ड्यूटी नहीं करी, कोई काम नहीं करा, जबकि तुमसे पहले आरफिन अपना काम करा था, रजत भी थोड़ा बहुत कर देता है। और ये बेशरम लाडला, जिसे काफी सारे लोग जेंटलमैन बोलते हैं, इनफैक्ट इसने बेशरम लाडले ने, बेशरम लाडले को अब हम ओसीडी का बोला करेंगे। हालांकि इससे मिलती जुलती एक गाली है, लेकिन गाली देना अलाउड नहीं है, तो ओसीडी का हम बोला करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड ओसीडी का जो है ये जेंटलमैन, इसकी ड्यूटी क्या है, इसने खुद ही को ड्यूटी दे दी है, ये जो सूखे कपड़े मैं वो उठाऊंगा और मन करेगा तो शॉपिंग कर दूंगा, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और ये रजत दलाल जो कि पिछले 2 वीक से ओसीडी के वाले से लड़ रहा था, अब वही वो उनके ग्रुप में घुस करके समीकरण बना रहा है। अब इसे मैं सबसे बड़ा जोक बोलूं या क्या बोलूं कि ये रजत दलाल, जिसको यूटर्न के मामले में सबसे ज्यादा इस लाडले ने ही लपेटा है, कि रजत हमेशा यूटर्न लेता है, गाली देता है, भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग करता है और यूटर्न लेता है। और करण को रोकने के चक्कर में सबसे बड़ा यूटर्न लेकर खुद को सबसे बड़ा जोकर ऑफ द सीजन तो रजत दलाल ने खुद ही खुद को साबित कर दिया है। और जिस तरह से एकदम से पाला बदल लिया है रजत दलाल ने, काफी सारे लोग उसके इस समीकरण को मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, जबकि मेरी नजर में रजत दलाल जो भी कुछ अभी कर रहा है समीकरण के नाम पर, वो नेक्स्ट लेवल का चूतियापा है। ऐसा है रजत दलाल, तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हारी जो अक्ल है ना वो घुटनों में है, और तुम पहलवान हो, अक्खड़ बुद्धि हो, तो दिमाग लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है रजत दलाल। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उधर जो ग्रुप है वहां पर उन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि वो अविनाश को बनाएंगे। जैसे कि एपिसोड के एंड में विवेन बोलता भी है, फॉर मी अविनाश इज मोस्ट डिजर्विंग टू बी द टाइम गॉड। तो सारे लोग मिलकर के अविनाश को बनाएंगे। और दूसरी बात कि अविनाश, ईशा, एलिस, विवियन, ये 4 लोग एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं। और ये रजत दलाल जो कि कोने कोने में घुस घुस करके प्लानिंग कर रहा है कि भैया कुछ भी हो, करण पर चोट करना, वो नहीं बनना चाहिए। तुम करण को तो रोक लोगे, लेकिन तुम दिग्विजय को भी नहीं बना पाओगे। और टाइम गॉड बनेगा अविनाश, तो वो किसको सेव करेगा, विवियन को, ईशा को, एलिस को, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ चांस मिला तो तुम्हारा नंबर आएगा, अदरवाइज उन लोगों की टॉप प्रायोरिटी में तुम बिल्कुल भी नहीं हो। इनफैक्ट रजत दलाल जब टाइम गॉड बना तो भाई हमने ऐसा इमेजिन करा,
इमेजिन, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, हमने ऐसा इमेजिन करा कि भाई ये बंदा टाइम गॉड बना है, तो जो दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं ना, जैसे कि टाइम गॉड जब ये लाडला था, अपने ग्रुप के लोगों को वो बार-बार फेवर कर रहा था, तो हमें लगा था कि भाई करारा जवाब देगा, बदला लेगा। और ये बात मैंने तब भी कही थी जब ये नॉमिनेशन हुए थे। मैंने कहा था कि ईशा को और अविनाश को 5-5 ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, उस ग्रुप से कहीं न कहीं ब्राउनी पॉइंट्स लेने थे इसको, रजत दलाल को। और रही सही कसर शिल्पा शिरोडकर से, जो उसका आर्गुमेंट हुआ था फिल्म फ्रेटर्निटी और आउटसाइडर की बात के ऊपर, वहाँ तक रजत दलाल सही था। लेकिन अब आप देखिए रजत दलाल किन लोगों के साथ बैठ रहा है। रजत दलाल उन्हीं फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ ही तो बैठ रहा है। और अगर उसे लग रहा है कि वो शिल्पा शिरोडकर से पंगा ले लिया उसने और करणवीर जो है वो शिल्पा का सस्ता वकील है, तो शायद ये जो दूसरा ग्रुप है ये भी इसके साथ हो जाएगा, तो जी नहीं, घुटना पेट में ही मुड़ेगा। जैसे कि विवेन डिसेना, जिसने कि एक दिन पहले ईडन गार्डन की रोज को रिलीजन की बेसिस पर पिक कर लिया था, और इस विवेन डिसेना की सस्ती पीआर बन के जो अंदर गई है यामिनी मल्होत्रा, जिसने एक दिन पहले काफी बटरिंग करी थी, वही यामिनी मल्होत्रा इस एपिसोड के स्टार्ट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की डेफिनेशन सीखती है, किससे? विवेन डिसेना से। लेकिन इस मासूम सी सस्ती हीरा मंडी की तवायफ को क्या पता कि भाई ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले तेवर में ये खुद चली जाएगी। जब एपिसोड के स्टार्ट में तो बड़ी ये लल्लो चप्पो करती है विवेन डिसेना की, और विवेन डिसेना बड़ा शो ऑफ करता है कि देखा मैं तो कोई ड्यूटी भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब लड़ रहे हैं। और अविनाश वहां पर बोलता है, आयरनी देखो, सब लोग लड़ रहे हैं, मेरे से कोई नहीं लड़ रहा। अब भले ही ये बात अविनाश मिश्रा ने फ्लो में कह दी हो कि भाई वो सब लोग लड़ रहे हैं लेकिन उससे कोई नहीं लड़ रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं मान लिया है कि वो सिर्फ लड़ते हुए ही दिख सकता है। और ये लड़ाई क्यों हो रही थी? ड्यूटी वगैरह के ऊपर। फिर वो ईडन गार्डन की रोज भी कूद पड़ती है कि तुम तो विवेन के असिस्टेंट हो। तो ये यामिनी मल्होत्रा जो कि एपिसोड के स्टार्ट में करण के लिए बोल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कैसे खुद खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाले तेवर में आती है और फिर विवेन से बोलती कि मैं तो आपके लिए 5000% लॉयल्टी देती हूँ, मैं तो बाहर भी आपको सपोर्ट करती थी, मैं तो आपको अंदर भी सपोर्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो आपने ईडन गार्डन की रोज को क्यों पिक करा, जबकि आपके तलवे तो मैंने चाटे थे। अब भाई तुम्हें कौन बताए? वो लाडला, वो भी मनी मन सोच रहा होगा, शेट ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें खुलकर नहीं बता सकता, जस्ट बिकॉज वो भी कन्वर्ट है, फिर इस्लाम में आ गई, इस बेसिस पर उसको मैंने पिक कर लिया, लेकिन वो बोल नहीं सकता। और ये यामिनी मल्होत्रा जैसी जो लड़कियां हैं, जिसे भले ही इसके कुछ ठरकी फैंस भले ही इसे ब्यूटी विद ब्रेन बोल दे, जबकि मेरी नजर में ये यामिनी मल्होत्रा, ईडन गार्डन की रोज और वो अदिति क्लीवेज मिस्त्री, ये क्या है कि भैंसिया विदाउट ब्रेन। इन मोटी भैंसियों में, थुलथुल काया वालियों में ना कोई क्लास है, ना ही कोई दिमाग है, क्योंकि वो चीज जो बाहर बैठे हर किसी इंसान को दिख रही है कि विवेन ने ईडन को क्यों पिक करा, ये चीज इसको यामिनी मल्होत्रा को समझ में नहीं आ रही है। तो यही पता चल रहा है कि उसमें कितना दिमाग है और कितना दिमाग नहीं है। तो ये 5000% लॉयल्टी दे रही है विवियन को, लेकिन विवियन वहां से इन्हें 1% भी लॉयल्टी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि विवियन के लिए अपना मकसद सर्वोपरि है, और मकसद के आगे वो कुछ भी नहीं देखेगा। एनीवे, तो ये ड्यूटी वगैरह की मगजमारी चलती रहती है, रजत दलाल अपने अलग लॉजिक देता रहता है, और इन सारी चीजों में क्या भाई किसका फायदा हो रहा है? लाडले का। वो कुछ काम भी नहीं कर रहा और अविनाश और वो मस्ती मजाक भी करते रहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि रजत का शिल्पा शिरोडकर से वापस से पंगा हो जाता है, जबकि रजत ने कुछ गलत लहजे में तो बात नहीं करी थी। शिल्पा जी ऐसा ही करके आप करके बोला था, तो शिल्पा शिरोडकर जबरदस्ती में, तेरा लहजा खराब है, तू तड़ाक। अरे भाई, शिल्पा शिरोडकर तो अलग ही मोर्चा खोल करके बैठी हैं, और रजत के खिलाफ जो मोर्चा खोल करके बैठी शिल्पा शिरोडकर, इस मोर्चे में वो लाडले को भी इन्वॉल्व करना चाहती हैं कि वो कैसे बदतमीजी से बात करता है, तू उसके साथ अलायंस बना करके चल रहा है। तो मतलब ऐसा है कि शिल्पा शिरोडकर दोनों कश्तियों में चलना चाहती हैं। वो करणवीर मेहरा को भी नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो विवियन को भी नहीं छोड़ना चाहती हैं। अरे भैया, किसी एक की तो सगी हो जाओ। और ये सारी चीजें आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप सब भी देख रहे हैं, और करणवीर मेहरा भी देख रहा है। हालांकि करणवीर मेहरा काफी अच्छे काउंटर देने की कोशिश करता है रजत दलाल को भी, विवेन डिसेना को भी, कि अच्छे से साफ करता हूं, मौका दो। और ये विवेन डिसेना जो कि कभी क्लेम करता है कि मेरा 12 साल पुराना दोस्त है, तो वो कैसेट है, ए साइड और बी साइड, तू बसता रहे। बहुत ज्यादा घमंड में आ चुका है विवेन डिसेना। अब यहाँ पर आप देखिए सो कॉल्ड जेंटलमैन की सबसे अगली और सबसे क्रूएल साइड। ये जेंटलमैन महोदय बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं मजे ले रहा हूँ, करण को टॉर्चर हो रहा था। और क्यों मजे ले रहे हैं? क्योंकि करण ने कल मेरे को टॉर्चर में डाल दिया था, जस्ट बिकॉज वो मुंह से मुंह लगा करके एक चीज पास करने वाला। अरे भाई साहब, वहां कोई टॉर्चर नहीं था, वहां आप हट सकते थे, बोल सकते थे बिग बॉस मेरे को ओसीडी है तो मैं ये टास्क नहीं कर सकता हूँ, मुझे आगे बिठाओ नहीं तो मैं टास्क नहीं करूंगा। आप वहां पर ऐसा भी कर सकते थे ना कि एलिस को
इसको संचालक क्यों बनाया, उसको बिठा दो, मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे को ओसीडी है। भाई आपके पास तो एक जस्टिफिकेशन वाला लॉजिक है ना कि आपको ओसीडी है, तो आप तो बोल सकते थे नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन नहीं। लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में भी तो कुछ लड्डू फूटे होंगे ना कि चलो मुँह से मुँह लगा करके टास्क कर दूँगा, फिर बाकी दुनिया को दिखा दूँगा कि देखो मैंने ओसीडी होने के बावजूद कैसे सैक्रिफाइस करा है। फिर बाहर आपका जो पीआर है ठुल्लों का, वो तो फिर तिल का ताड़ बनाता ही है, राई का पहाड़ बनाता ही है। तो कैसी ये मतलब डर्टी और अगली साइड रिवील हुई है इसकी विवेन डिजाइनर की। ऑड डेज़ में ओसीडी टच करी चीज़ भी नहीं छूऊँगा, लेकिन मुँह से मुँह लगी चीज़ें पास कर दूँगा, फिर अगले दिन उसे टॉर्चर बोल दूँगा। अरे भाई साहब, अगर वो टॉर्चर था, तो ये जो कल हमने देखा ये क्या था? यहाँ पर भी सबको मुँह से मुँह लगा करके फिर चीज़ें पास करनी थी। अगर आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिए क्या ज़बरदस्त लेवल का दोगला प्राणी है ये ओसीडी का। मैं सच बता रहा हूँ, ये लॉबी जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर रही है, भाई इनके गुर्दे छिल जाएँगे अगर गलती से कहीं करणवीर मेहरा जीत गया तो। और करणवीर मेहरा को जिताने के लिए भी मेकर्स एक स्क्रिप्ट तो पैरेलल लाइन पर चला ही रहे ना, उसको इतना विक्टिमाइज़ भी दिखा रहे हैं क्योंकि एक जो पूरा ग्रुप उसके अगेंस्ट हो चुका है। हालाँकि करण में अगर थोड़ी-सी बुद्धि है, तो ये जो अभी समीकरण बने हैं ना, वो इन समीकरण पर मौके पर चौके मार सकता है क्योंकि अभी क्या है, देखो रजत भी करण के खिलाफ है, ये चांडाल चौकड़ी भी करण के खिलाफ है, ये जो 3 नल्ली वाइल्ड कार्ड तवाइफें आई हैं, ये सब भी करण के ही खिलाफ है। और इन सारे लोगों के साथ-साथ शिल्पा शिरोडकर को मत भूलिएगा, उसने भी करण को नॉमिनेट ही करा है। तो आप देखें करण भाई इतना मतलब बढ़िया आपको थाली में परोस करके ऊपर वाले ने मौका दिया है कि इतने सारे लोग वर्सेस करण अकेला। अरे भाई साहब क्या सीन बन सकता है। लेकिन करण जो है या तो वर्कआउट करता रहेगा या फिर कभी चुम के संग बैठा रहेगा या शिल्पा के साथ बैठा रहेगा, वर्कआउट करता रहेगा, ये करता रहेगा। अरे भाई साहब, मेकर्स जो हैं वो भर-भर के पब्लिक के अंदर एक सिंपैथी वाला एलिमेंट ठूँस रहे हैं करण के प्रति, लेकिन करण जो है वो तो अपने मस्त रहा मस्ती में, अगले की बस्ती में। अब ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि करण को इन चीज़ों का एहसास कब होता है, कब नहीं होता है, या फिर इन चीज़ों का एहसास कराने के लिए वापस से कोई संदीप सिकंद या फिर बिग बॉस खुद इसको बुलाएँ कन्फेशन रूम के अंदर। वैसे कन्फेशन रूम से हमें याद है कि लाइव फीड का क्लिप आया है मित्रों, जहाँ पर अविनाश जो है वो बात कर रहा है किसी ये वाइल्ड कार्ड वगैरह से ही कि इसको विवियन को रोज़ 1.5-2 घंटा वहाँ बुलाया जाता है कन्फेशन रूम के अंदर। तो आप समझ सकते हैं भाई साहब कैसे ज़बरदस्त वहाँ पर ट्यूशन वगैरह दिया जाता होगा। और आपने भी देखा होगा, आई थिंक ये फर्स्ट या सेकंड वीक की बात है, एक एपिसोड था जिसमें कि विवेन डिसना दिखाई नहीं था बिल्कुल, सिर्फ स्टार्ट में दिखा था और एंड में वो आलू टिक्की बनाता दिखा था। उसके अलावा पूरे एपिसोड से विवेन डिसना गायब था। तो डे 1 से ही उसको आई थिंक 1-2 घंटे बुलाते होंगे कन्फेशन रूम के अंदर। उसका जो इम्पोर्टेड टोबैको है, वो जो गुटखा वो दिया जाता होगा, घर पे बातचीत वगैरह करवाई जाती होगी या फिर इस तरह की बातें करवाई जाती होंगी कि देखो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पर मुझे एक बात और देखने को मिली है कि ये जो जिस तरह से इसने विवेन ने बोला था ना कि यार उसने खतरों का खिलाड़ी जीत लिया, मैंने कॉल करा था, अबे तुझे क्या पता मैंने दीवार भर रखी है। इसके बारे में मैंने ट्वीट करा है, ये जो विवेन डिसेना का जो सीज़न था, जिस सीज़न में वो गया था खतरों के खिलाड़ी में, वो बंदा टॉप 3 में भी नहीं आया था, ठीक है? खुद विवेन डिसेना खतरों के खिलाड़ी में टॉप 3 भी नहीं बन सका। गजब बेइज्जती है। वही विवेन डिसेना करणवीर मेहरा जो कि खतरों का खिलाड़ी जीत कर के आया है, उसका मखौल उड़ाता है। एनीवेज़ वापस आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो आपने देखा ये टॉर्चर वाली टास्क शुरू हुआ, उसके पहले मगजमारियों का सेशन चलता रहता है। रजत के करण के विवेन इनके आपस में आर्गुमेंट वगैरह चलते रहते हैं। वहीं अविनाश मिश्रा ऑडियंस बन करके मज़े लेता रहता है। हालाँकि करण से उसकी कुछ बातचीत होती है और अविनाश कहता है कि मेरे लिए तो किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। हालाँकि अविनाश खुद कह रहा है कि भाई वो लाडला जो कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। और वो बोलता भी तो कि भाई मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया, तो फिर मैं काहे के लिए स्टैंड लूँ। और ये सारी पंचायत मगजमारियाँ वगैरह, इसके बाद आप देखते हैं टॉर्चर वाली टास्क हो जाती है शुरू, जिसमें कि खास तौर पर करण को और इसको अविनाश को ही ज़्यादातर टॉर्चर किया जाता है। लाडला जो है वो तो भाई आराम से अपना मस्त रहा मस्ती में। और बिग बॉस का जो दोगलापन है वो तो मैं ऑलरेडी आपके सामने रख ही चुका हूँ कि रजत दलाल तुम बन चुके हो टाइम गॉड, अब तुम दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते उस पोस्ट के लिए, लेकिन हमारा लाडला जो है वो तीसरी बार भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो लाडला है इसके ऊपर किसी ने ज़्यादा टॉर्चर ही नहीं करा, चाहे वो श्रुतिका हो, चाहे वो चुम हो, चाहे वो चाहत पांडे। क्या लेकर के आती है? कॉफ़ी। हम तो हर कॉफ़ी फेंक दे पानी में, आहा। और वो कहता है लाडला, अगर दोनों में कॉफ़ी फेंकी ना तो मैं भी तेरा 1000% फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहने का मतलब है
कि लाडला जो है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही लाडलापूर्ण व्यवहार किया गया इन सारी महिलाओं के द्वारा। और हमने इस टास्क के शुरू में देखा कि एलिस बड़ी-बड़ी बातें करती है कि माय फर्स्ट टारगेट विल बी केवी। आप देखिए इन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमेशा केवी ही रहता है। चाहे नॉमिनेशन का टाइम हो या फिर इस तरह की टास्क का टाइम हो, ये लोग हर संभव तरीके से सब मिल करके करण को ही हटाना चाहते हैं। देखो एलिस का टारगेट करण, ईशा का टारगेट करण, विवियन का टारगेट करण, रजत दलाल का टारगेट करण और ये जो 3 तवाइफें आई हैं हीरा मंडी की, ये यामिनी वगैरह, इनके टारगेट पर भी करण। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यामिनी मल्होत्रा का क्या बिगाड़ दिया करण ने, जो वो आते से ही करण के पीछे मोर्चा खोल करके घूम रही है। ये कुछ और नहीं है, मेकर्स की अच्छी खासी एक स्क्रिप्ट है कि भाई लाडले को डिफेंड करो, लाडले को सपोर्ट करो। और लाडले के सपोर्ट में वो मोटी हथनी ऐसी पगला गई है कि वो लाडला जिसने इसे वोट तक नहीं दिया वो पावर का, अभी भी वो तलवे ही चाट रही है। तो कितनी स्पाइनलेस या कितनी डेस्परेट या कितनी मतलब क्या ही बोलूँ यार। तो ये जो तीनों ठुल्लियाँ हैं ये बन जाती हैं वहाँ पर इंस्पेक्टर, और ये जेल के अंदर ये कंटेस्टेंट बंद हैं मेल्स, और बाहर जो फीमेल्स है वो टॉर्चर वगैरह कर रही, जहाँ पर अविनाश मिश्रा के सिक्स पैक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखाने का भर-भर के इंतज़ाम करा था चुम ने। चुम काफ़ी एफर्ट ले रही थी इधर से, और उधर से ईशा और एलिस इस पर क्या नाम है, करण के ऊपर कर रहे थे टॉर्चर। अच्छा, ये सारा जिस तरह से करण को वो ब्रा वगैरह पहना रही थी, ये टॉर्चर में आता है क्या? अगर कल को इन मेल्स को मौका मिलेगा, तो सारा के साथ करण ये करेगा तो चलेगा क्या? मतलब एक बाउंड्री, एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ होनी चाहिए। आप टास्क कर रही हो टॉर्चर वाली, आप टॉर्चर करो ना। कैसा लगेगा आपको अगर कोई लड़का आए और आपके वही करे जो आप करण के साथ कर रही हो नेशनल टीवी पर, तो फिर आपका वुमन कार्ड बाहर आ जाएगा। लोग उसको मॉलेस्टर बोलना शुरू कर देंगे। भाई इन चीज़ों के ऊपर एक लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर होस्ट को भी बोलना चाहिए, लेकिन ओसीडी का जो होस्ट है वो अलग ही, चलो ठीक है, आ जाओ विक्रांत मैसी, आ जाओ रोहित शेट्टी, चलो पिक्चर का प्रमोशन करो, चलो ये करते हैं, चलो गुलाब जामुन गलतफहमी के, चलो ये, चलो वो, चलो गधराज, गधराज का एलिमिनेशन। यही नहीं मित्रों, वो होस्ट यानी कि सलमान खान जो कि क्लेम करता है कि बिग बॉस एक फैमिली शो है, कहाँ एक फैमिली शो रह गया बिग बॉस है? जब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में वो कौन थी यार, मिक्का की रखेल, अरे आकांक्षा पुरी, हाँ, आकांक्षा पुरी और जेड हैडिड ने जब चुम्मा चाटी करी थी, तब सलमान खान को बड़े फैमिली शो की याद आ गई थी। लेकिन अभी जो बिग बॉस के अंदर हो रहा है, क्या वो फैमिली शो है? लड़के पुशअप कर रहे हैं तो लड़कियां ऊपर जाकर के बैठ जाती हैं, और जिस मादक अदा में इन्हें प्रस्तुत किया गया, क्या ये फैमिली शो है क्या? अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घटिया हरकतें तो अब हो रही हैं। याद कीजिए बिग बॉस का सीजन 8, वो डायंड्रा और वो गौतम गुलाटी वॉशरूम कांड, बंदगी और पुनीश। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ सलमान खान बोलते हैं कि भाई ये फैमिली ओरिएंटेड शो है, बट ऐसी चीप हरकतें होती हैं कि मतलब फैमिली एक साथ बैठकर देख भी ना सके। बट सलमान खान फिर भी वीकेंड पर आ जाएंगे और बोलेंगे ये फैमिली शो है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। कहने का मतलब बस यही है कि शो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सलमान खान को बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वो रट्टा मार करके अपना पैसा लेकर के 9-2-11 हो जाते हैं। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन? जिस तरह से जो हमने प्रोमो देखा है और जो हमने कल टॉर्चर टास्क देखी है, करण, अविनाश, बग्गू, बग्गू बताए भाई साहब घोड़ों की रेस में गधा आया, वो भी मतलब फाइनल में पहुंच गया। तो इन बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस, और ये जो पॉर्न स्टार्स आई हैं, इनकी जो ठरकपंती पुशअप करते हुए लौंडों के ऊपर ये बैठ रही हैं, क्लीवेज दिखा रही हैं, गर्दुल्लापंती कर रही हैं, सो कॉल्ड फैमिली शो है भाई साहब सलमान खान की डिक्शनरी के मुताबिक। इन बातों के बारे में जो भी हैं आपकी फीलिंग्स कमेंट कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।